हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर डिसऑर्डर जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन पहले उन्हीं क्वेश्चन को डील करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अपने पास में सिजोफ्रेनिया के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज अ कॉमन साइन ऑफ विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी किस टाइप के सिजोफ्रेनिया में कॉमन है? फर्स्ट वन है सिंपल सिजोफ्रेनिया, सेकंड वन है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, थर्ड वन है हैबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया और फोर्थ वन है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिप्रेस्ड मूड एंड मैनिक बिहेवियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? कौन कौन से? हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड डिप्रेस्ड मूड एंड मैनिक बिहेवियर, ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स किस डिजीज के हैं? फर्स्ट वन इंड्यूस्ड डेल्यूजनल डिसऑर्डर, सेकंड वन परसिस्टेंट डेल्यूजनल डिसऑर्डर, थर्ड वन सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, फोर्थ वन एक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, ब्लूरर फॉर ए सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें कहा गया है कि ब्लूरर के द्वारा 4A सिम्टम दिए गए, जिसमें से कौन सा 4A सिम्टम नहीं है? फर्स्ट वन अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, सेकंड वन एम्बिवेलेंस, थर्ड वन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, फोर्थ वन ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट वन बात करें, अकॉर्डिंग टू DSM फोर्थ डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अनुसार द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड। इनमें से कौन कौन से सिम्टम जो है मेनली पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स में इंक्लूडेड है? फर्स्ट वन हेलुसिनेशन, थर्ड वन सेकंड वन डेल्यूजन, थर्ड वन फ्लैट अफेक्ट एंड फोर्थ वन बिजारे बिहेवियर। तो आपको इनमें फोर्थ क्वेश्चन में से आपको जस्ट वन बाय वन करके इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की। तो सिजोफ्रेनिया जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़े तो सबसे पहले जो सिजोफ्रेनिया का नाम था वो था डिमेंशिया प्रिकॉक्स, जो कि एमिल क्रैपलिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो एमिल क्रैपलिन के द्वारा क्या दिया गया था? इसका फर्स्ट नेम डिमेंशिया प्रिकॉक्स, जो कि दिया गया था एमिल क्रैपलिन के द्वारा। तो सिजोफ्रेनिया से पहले एक और डिसऑर्डर आ गया था जिसका नाम था डिमेंशिया, जो कि अपन अल्जाइमर डिमेंशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये बीमारी जो है सिजोफ्रेनिया से पहले आ गई थी और इसको नाम क्या दिया गया था? एमिल क्रैपलिन के द्वारा डिमेंशिया प्रिकॉक्स। नेक्स्ट वन, द नेम सिजोफ्रेनिया वाज गिवन बाय द यूगेन ब्लरर। जो सिजोफ्रेनिया नाम है वह यूगेन ब्लरर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने बताया है कि सिजोफ्रेनिया का सीधा सा मतलब होता है सीजो प्लस फ्रेनिया। सीजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड, यानी माइंड में स्प्लिट आ जाना। स्प्लिट इन माइंड इज नोन एज सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया का वर्ड को अपने एब्रीविएशन के तौर पे पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, माइंड में किसी भी तरह की स्प्लिट आ रही है तो जो माइंड के जितने भी कंपोनेंट हैं अपन ने पढ़े हैं, ओरिएंटेशन, कॉन्शियसनेस, साइकोमोटर एक्टिविटीज, बिहेवियर, अफेक्ट, थिंकिंग, इनसाइट, जजमेंट, ए से लेकर के जेड तक जितने भी माइंड के कंपोनेंट हैं सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और इसमें अगर सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं तो पर्सन में ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं और इसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कहा है कि सिजोफ्रेनिया इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज अ सिंड्रोम मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन बैट। तो अपन डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने इसकी डेफिनेशन दी है और कहा है कि सिजोफ्रेनिया इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज अ सिंड्रोम mainly characterized by disturbance in BAT, BAT। यहां पर बी का मतलब होता है बिहेवियर,
ए का मतलब होता है अफेक्ट और टी का मतलब होता है थॉट। तो अपन शॉर्ट में पढ़े इसको बैट। एक अमेरिका में एक साइकेट्रिक एसोसिएशन बनी हुई है जिसने सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन दी है कि सिजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर नहीं है, इट इज अ सिंड्रोम, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, जितने भी माइंड के कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तब पेशेंट में ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इन्हीं ग्रुप ऑफ सिम्टम में से एक है डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, डिस्टर्बेंस इन अफेक्ट एंड डिस्टर्बेंस इन थॉट। ठीक है, तो ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने इसकी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट वन बात करें, चले नेक्स्ट वन बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। और इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया मेनली वही है जो मैंने पहले क्लास ले रखी है, इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस। तो आप मेरे इस वीडियो पर विजिट करें। चले, इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया में हमने पढ़ा था फर्स्ट वन बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, प्लस सेकेंड वन हमने पढ़ा था साइकोसोशियल फैक्टर, साइकोसोशियल फैक्टर्स। थर्ड वन हमने पढ़ा था सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। फोर्थ वन हमने पढ़ा था अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गए पिछले वीडियो की बात जो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें, इसमें कुछ अदर चीजें भी हैं। अगर एज ग्रुप की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली 25 से लेकर के 40 ईयर की एज तक देखा जाता है। नेक्स्ट वन बात करें सेक्स रेशियो की, तो ये मेनली मेल में ज्यादा होता है फीमेल की तुलना में, मेल में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट वन बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो ये मेनली अनमैरिड पर्सन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन बात करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, तो ये मेनली लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट वन बात करें, ये मेनली लो आईक्यू लेवल वाले पर्सन में देखा जाता है। तो ये हो गई इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, और टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया को हम मेनली एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे। सो हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर फर्स्ट में एक लड़का है जिसकी उम्र है 18 साल, 12वीं क्लास में पढ़ता है। घर वाले मदर फादर उसको लेकर के आए हैं। चले, मदर फादर ने ला करके उसको जस्ट साइकाइट्रिस्ट के सामने बिठा दिया। साइकाइट्रिस्ट पूछता है बताओ क्या दिक्कत है। तो घर वाले बता रहे हैं सर कि 16 साल की एज तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल था, अच्छे से स्कूल जाता था, अच्छे से पढ़ाई करता था, 10वीं क्लास में इसके परसेंटेज है 69%। पिछले 1.5 साल में उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। साइकाइट्रिस्ट पूछता है बताओ क्या परिवर्तन हुआ है। घर वाले बता रहे हैं सर कि हमारा लड़का चुपचाप सा रहने लगा है, अलग सा रहने लगा है, गुमसुम सा रहने लगा है, इसका सोशल नेटवर्क भी बिल्कुल कम हो गया है। सोशल नेटवर्क का मतलब होता है दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बात करना। पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ ज्यादा ही परिवर्तन देखने को मिला है। परिवर्तन ये हुआ है सर कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये सोता नहीं है, रूम की लाइट ऑन रहती है, हम गेट खोल करके देखते हैं तो ये बेड पर पड़ा रहता है और अकेले में बातें करता है। कभी कभार दिन के समय में भी ऐसा होता है कि ये मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अकेले में बातें करता है। जब हम इसे जाकर के पूछते हैं तो ये अलग थलग सा रेस्पॉन्ड करता है, अब नॉर्मल सी बातें करता है। कभी कभार इसकी हरकतें ऐसी भी देखने को मिली है कि ये अकेले में खड़ा होता है, ऐसे मूवमेंट करता है मानो इसके सामने कोई खड़ा हो, किसी से बात कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसे कोई आवाज दे रहा है, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अपन ने इसी विहार पर पर्सन से भी, लड़के से भी बात की, लड़के से कोई भी उसका अच्छे से आंसर नहीं मिला, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो हमने घर वालों से भी 3 क्वेश्चन क्वेरी कर लिए। घर वालों से पूछा कि क्या इसको उदासी रहती है, बच्चा क्राई करता है, या फिर इसको सुसाइडल आइडिएशन आते हैं।
तो उसके घर वाले बता रहे हैं कि नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बिहाफ पर पेशेंट को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में 1.5-2 महीने तक इसका इलाज चला। इलाज चलने के 15 दिन तक मेडिसिन चलाई। 15 दिन तक मेडिसिन चलाने के बाद में इसमें 10 से 20% तक फर्क आया। फिर उसको 8 ECT लगा दी। 8 ECT लगाने के बाद में इसमें 1% भी फर्क नहीं आया। हमने मेडिसिन की डोज को बढ़ा दिया और मेडिसिन की डोज हाई कर दी। हाई करने के बाद में इसमें करीबन 30 से 40% तक फर्क आया और घर वालों को बुलाया कि इसकी सोशल रिकवरी हो गई है, जितना ठीक होना था हो गया, अब इससे ज्यादा ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो उसे इसी बिहाफ पर डिस्चार्ज कर दिया। ये पर्टिकुलर केस जिसकी हमने बात की थी, जिसका नाम है सिंपल सीजोफ्रेनिया। सिंपल सीजोफ्रेनिया। चले, सिंपल सीजोफ्रेनिया में 4 चीजें निकल करके सामने आई है अपने पास में। फर्स्ट नंबर, एज ग्रुप। एज ग्रुप की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली 15 से लेकर के 25 ईयर की एज में प्रेजेंट होती है, मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। नंबर 2, उसका बिहेवियर। पेशेंट का बिहेवियर था करीबन विड्रॉल टाइप का बिहेवियर। विड्रॉल का मतलब होता है कि उसका सोशल नेटवर्क बिल्कुल से कम हो गया है। पेशेंट अलग थलग सा रहने लगा है, मतलब कि सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉल कर लिया है, सोसाइटी से अपने आप को अलग कर लिया है, सोशल इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। थर्ड नंबर, ECT। क्या इसमें ECT इफेक्टिव है? अपन ने 8 ECT लगा दी लेकिन पेशेंट में 1% भी फर्क नहीं आया। तो अपन बात करें ECT की, तो ECT इज नॉट इफेक्टिव। चलिए नेक्स्ट वन, इसका देखेंगे प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रिकवरी। रिकवरी करीबन 30 से 40% देखने को मिली, तो अपन कहेंगे कि इसकी रिकवरी कैसी है? पुअर है। ये पर्टिकुलर केस था सिंपल सीजोफ्रेनिया का। बात करते हैं अब केस नंबर 2 की। इसमें एक 34 साल का पर्सन है जो कि शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। घर वाले, मदर, फादर और वाइफ तीनों साथ में लेकर के आए हैं और 2 जने और भी साथ में आए हैं। उसको लाकर के साइकाइट्रिस्ट के सामने बिठा दिया और साइकाइट्रिस्ट पूछ रहा है बताओ क्या दिक्कत है। तो घर वाले बता रहे हैं कि 33 साल की एज तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल था, पिछले 1 साल में इसके बिहेवियर में कुछ बदलाव देखा गया है। साइकाइट्रिस्ट पूछ रहे हैं बताओ क्या बदलाव देखा गया है? कि सर इसकी हरकतें बच्चों जैसी हो गई है, बचकानी हो गई है। ये घर में टीवी चल रही है तो टीवी के सामने बैठ जाएगा। अगर 4 साल का बच्चा कार्टून देख रहा है तो ये भी कार्टून देख रहा है। अगर 4 साल का बच्चा हंस रहा है तो इससे 3 गुना ज्यादा ये स्पीड से हंस रहा है। पिछले 6 महीने पहले इसको इसके फादर ने कुछ बोल दिया तो ये 3 दिनों तक रोता रहा। और हम किसी चीज की अगर कमी कर दे तो इसकी हरकतें एकदम से बच्चों जैसी हो जाती है। और पिछले 1-1.5 साल से इसके बिहेवियर बढ़ता जा रहा है। ऑफिस वाले भी फोन करके बताते हैं कि क्या हो गया इसे। एकदम ये अगर बॉस उसे कुछ बोल दे तो ये जोर जोर से रोने लगता है, चलते चलते किसी को स्लैप लगा देता है, हर छोटी छोटी बातों में जोर जोर से हंसता है। तो इसी बिहाफ पर हमने पेशेंट को एडमिट कर लिया और एडमिट करने के बाद में इसकी वार्ड में भी वही हरकतें हैं कि चलते चलते ये हर पेशेंट को स्लैप लगा देता है, पेशेंट का कुर्ता फाड़ देता है, खुद के कपड़े भी टीयर कर लेता है। चले 6 महीने तक पेशेंट एडमिट रहा, 6 महीने उसका ट्रीटमेंट चला और उसको 6 ECT लगी। और 6 ECT लगने के बाद में पेशेंट में इंप्रूवमेंट आया 20%, 30% और 40%। घर वालों को बुलाया कि 20, 30, 40% इसमें सोशल रिकवरी हो गई है, अब इससे ज्यादा इसका ठीक होना पॉसिबल नहीं है, आप इसे लगातार गोलियां देते रहें, मेडिसिन देते रहें। चले ये पर्टिकुलर केस
जिसकी हमने बात की, ये अपन ने बात की हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया की। चले, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में भी चार चीजें निकल करके सामने आती है। फर्स्ट वन है एज ग्रुप। एज ग्रुप की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली 30 से 40 ईयर के पर्सन में देखा जाता है। नेक्स्ट वन, इसके बिहेवियर की बात करें तो इसका बिहेवियर रिग्रेसिव, सिली बिहेवियर या चाइल्डिश बिहेवियर हो गया है। चले, रिग्रेशन का मतलब होता है कि एक तो होता है प्रोग्रेशन, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, हमारी मेंटल ग्रोथ होती है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेशन। और एक पर्सन जो कि 34 साल का हो गया है और वो 6 साल जैसी हरकतें कर रहा है, मतलब उसका मेंटल स्टेटस 6 साल के बच्चे की तरह हो गया है। ठीक है, मतलब 34 साल का होने के बाद में भी वह 6 साल के बच्चे जैसी हरकतें करता है, मतलब वह पीछे जा रहा है। और पीछे जाने को ही क्या कहते हैं? रिग्रेशन। चले, आगे जाने को कहते हैं प्रोग्रेशन और पीछे जाने को कहते हैं रिग्रेशन। ठीक है, चले नेक्स्ट वन बात करें, थर्ड नंबर पॉइंट, ईसीटी। तो इसमें 6 ईसीटी लग गई और पर्सन में किसी भी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिला, तो यहां पर देखेंगे ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव। पॉइंट नंबर फोर्थ, प्रोग्नोसिस। इसका भी प्रोग्नोसिस कितना हुआ है? 20%, 30% और 40% उसकी रिकवरी हुई है, इससे ज्यादा रिकवरी नहीं हुई है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में एक 37 साल का पर्सन है जिसकी भी शादी हो चुकी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, वाइफ मदर फादर साथ में आए हैं और 2 जन और भी साथ में आए हैं। तो ऐसे पता लगा कि पेशेंट 2 घंटे से गाड़ी में ही है और बेहोश है। जब घर से निकले थे तो लोराजिपाम सेडेटिव इंजेक्शन लगवा करके ही इसको लेकर के आए हैं और पर्सन को होश में आते ही उसे साइकेट्रिस्ट के सामने बिठा दिए। और कभी कभार पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि इसको घर वाले बांध करके लेके आते हैं, हाथ पैर बांध के लेके आते हैं, और कभी कभार मेनली मुंह पर स्लिप भी लगा करके लाते हैं। चले, जैसे ही होश में आया साइकेट्रिस्ट के सामने बिठा दिए और बोल रहे हैं सर कि पिछले 2 साल से इसके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया है, इसको 2 साल से शक की बीमारी हो गई है और ये शक की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में तो ऐसा हो गया कि 11 दिनों से घर का खाना नहीं खाया है। और यह शक की बीमारी पहले स्टार्ट हुई थी अपनी वाइफ से, और वाइफ के ऊपर शक था कि इसका अफेयर कहीं और चल रहा है, तो वाइफ से भी उसने मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। माता पिता ने भी इसका जब साथ दिया तो माता पिता के साथ में भी गाली गलौज और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। अभी हाल ही में इतना नेगेटिव हो चुका है कि ये घर से दूर ही रहता है। जब घर जाता है तो घर पे ये मारपीट करना स्टार्ट करता है, जब घर से बाहर जाता है तो ये घर वालों की बुराई करता है कि मेरे मदर फादर मेरी वाइफ ऐसे हैं। ये घर से अमूमन दूर ही रहता है और कहता है कि मैं घर से दूर ही रहूं तो अच्छा है, घर वाले मुझे मारना चाहते हैं। ठीक है, चले, इस कंडीशन में मेनली एक डेल्यूजन डेवलप हो जाता है जिसका नाम है डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन। और डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन मतलब पर्सन को फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है कि सारे घर वाले या सारे लोग मेरे खिलाफ हैं। ठीक है, हमने इसी बिहाफ पर पेशेंट को एडमिट किया। करीबन पेशेंट 1.5 महीने तक एडमिट रहा, उसको 6 ईसीटी लगी और 6 ईसीटी लगने के बाद पेशेंट में इतना इंप्रूवमेंट आया कि 1.5 महीने बाद में हम पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट को पूछते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मानसिक बीमारी है? पेशेंट बोलता है नो। क्या आपको ऐसे लगता है कि घर वाले आपके खिलाफ हैं? कि नो। पहले लगता था? यस। पहले लगता था कि
घर वाले मेरे खिलाफ है, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा फील हुआ कि घर वाले मेरे सपोर्टिव रहे हैं। और पहले मैंने घर वालों के साथ में बहुत बुरा किया है, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि घर वाले मेरे हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। चले, इस 1.5 महीने बाद में हम देखते हैं कि इसका डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन क्या हो गया है, वॉश आउट हो गया है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन अब नहीं है। ठीक है, चले, हमने पर्टिकुलर केस की बात की थी। इस केस का नाम है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। चले, इसमें भी 4 चीजें निकल करके सामने आई है। फर्स्ट वन, एज ग्रुप। तो एज ग्रुप की बात करें तो ये मेनली 25 से 40 ईयर की एज में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसका बिहेवियर। तो अपन देखते हैं कि इसको शक की बीमारी हो गई है, और इसी शक की बीमारी को बोला जाता है, इसी बिहेवियर को बोला जाता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन। इसमें डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन होता है, तो इसका जो बिहेवियर है वो भी परसिक्वेटरी हो जाता है। कैसा हो जाता है? परसिक्वेटरी, मतलब शक करना। नेक्स्ट वन बात करें इसमें ईसीटी की, तो ईसीटी कैसी है? इसमें इफेक्टिव है। नेक्स्ट वन बात करें पॉइंट नंबर 4, इसका देखें प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रिकवरी। रिकवरी कैसी थी? रिकवरी थी गुड। नेक्स्ट वन बात करें केस नंबर 4 की, जिसमें 28 साल का पर्सन है, जिसने अभी हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और वह कहीं पे वर्कआउट कर रहा है। चलिए, घर वाले इसको बांध करके लाए हैं और 4 जने साथ में आए हैं और साइकियाट्रिस्ट के सामने बिठा दिए। साइकियाट्रिस्ट पूछ रहा है बताओ क्या दिक्कत है। घर वाले बता रहे हैं कि सर ये घर वालों के साथ में कुछ इसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है, अजीब सी बातें करता है, अबनॉर्मल सी बातें करता है, हर छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। जब इसको गुस्सा आता है तो जो भी चीज सामने दिखती है उससे घर वालों को मारने लगता है, इतना ज्यादा अग्रेसिव। और कभी कभी ये जंगली जानवरों की तरह बिहेवियर करता है, गाली गलौज करता है। तो इसका बिहेवियर कुछ इस प्रकार से हो गया है। हमने भी पेशेंट को एडमिट कर लिया, इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और इसको एक सेल में डाल दिया। चलिए, सेल का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर रूम जिसमें वह अकेला रहेगा और 2 वार्ड बॉय पकड़ करके उसे इंजेक्शन लगाते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं। ठीक है, चले, हमने पेशेंट को 7 दिनों तक भर्ती रखा और 7 दिनों बाद में पेशेंट से बात कर रहे हैं तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या यह वही पेशेंट है जो जंगली जानवरों की तरह बिहेवियर कर रहा था। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। और इसमें ईसीटी लगेगी तो ईसीटी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस का नाम है कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया। क्या नाम है? कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया। और कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया में यह है कैटेटोनिक एक्साइटमेंट। कैटेटोनिक एक्साइटमेंट। चले, कैटेटोनिक एक्साइटमेंट के जस्ट अपोजिट एक और केस होता है जिसका नाम है कैटेटोनिक स्टूपर। कैटेटोनिक स्टूपर। चले, कैटेटोनिक स्टूपर में पर्सन म्यूट एंड मोशनलेस होता है। चले, इसमें भी पर्सन अपन देखते हैं कि घर वाले बता रहे हैं कि 7 दिनों से इसने कुछ भी नहीं खाया है, गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता है और ना किसी से बात करना ना ही कुछ एक्टिविटी करना। जहां कहीं भी बैठा हुआ है वहीं पर यूरिनेट कर देता है, डेफिकेट कर देता है। कई दिनों से इसने खाना भी नहीं खाया है, हम जबरदस्ती खाना खिलाते हैं तो ये डिनाइल भी करता है। तो ये पर्टिकुलर केस है कैटेटोनिक स्टूपर का, जो कैटेटोनिक एक्साइटमेंट के जस्ट अपोजिट है। चले, इन 2 केसेस में अगर 3-3 ईसीटी लगा दी जाए तो पेशेंट बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो 3 ईसीटी आप इसमें लगा दो और 3 ईसीटी लगा दो इसमें, तो पेशेंट बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या ये वही पेशेंट है जो पहले था। बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करता है। और मेंटल हेल्थ में ऐसा कहा गया है कि अगर मेंटल इलनेस के सिम्टम्स जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं उतना ही जल्दी पेशेंट सही होता है।
बशर्ते यह है कि पेशेंट क्रोनिक कंडीशन में नहीं होना चाहिए। चले, ये बात हो गई टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया की। और टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में एक और चीज रह गई, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया को और भी बोला जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। चले, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि ऐसा कौन सा सिजोफ्रेनिया है जो यंगेस्ट एज में होता है। तो अपन ने बात की वह कौन सा सिजोफ्रेनिया है, सिंपल सिजोफ्रेनिया। अच्छा, कौन से ऐसे सिजोफ्रेनिया है जिसमें ईसीटी नॉट इफेक्टिव होती है। तो अपन ने बात की सिंपल सिजोफ्रेनिया और हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। कौन सा ऐसा सिजोफ्रेनिया है जो डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। कौन सा ऐसा सिजोफ्रेनिया है जिसमें पर्सन का बिहेवियर रिग्रेसिव हो जाता है, सिली बिहेवियर हो जाता है, पर्सन का बिहेवियर चाइल्डिश हो जाता है, तो वो है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। कौन सा ऐसा सिजोफ्रेनिया है जिसमें डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन पाया जाता है, तो वो है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पॉइंट्स की बात हो गई। चलिए, ये हो गए टाइप। वन बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। चलें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में मैं आपको जस्ट इसकी टर्मिनोलॉजी के नाम बताऊंगा। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ माइंड के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, एक एक के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, तब हम इसको डील करेंगे। अभी जस्ट एम्स नॉर्सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में माइंड के जितने भी कंपोनेंट है सारे के सारे डिस्टर्ब्ड होंगे, तो उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो कि यूगेन ब्लरर के द्वारा दिया गया था, और यूगेन ब्लरर ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में बताया है कि फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है प्राइमरी सिम्टम्स या फंडामेंटल सिम्टम्स, और इसी को बोला जाता है 4A सिम्टम्स। क्या बोला जाता है? 4A सिम्टम्स। और 4A सिम्टम्स में 4A के सिम्टम्स है। फर्स्ट वन ए, जिसका मतलब होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, और ऑटिस्टिक थिंकिंग के फॉर्मेशनल लेवल का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन बात करें एसोसिएटिव लूजनिंग, और एसोसिएटिव लूजनिंग थिंकिंग के प्रोग्रेसिव या फिर एसोसिएटिव लेवल का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन बात करें एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस मेनली अफेक्ट का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन बात करें अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, और ये भी एक प्रकार का अफेक्ट का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गए प्राइमरी सिम्टम्स, और ये प्राइमरी सिम्टम्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4A सिम्टम एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, तो ये आपको मेनली 4A सिम्टम मैंने लिखा दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन जो कुछ भी क्वारी करे वो आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट वन बात करते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, या फिर इसी को बोला जाता है एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। चलें, इसमें हर एक माइंड के कंपोनेंट के टर्मिनोलॉजी आपको बताई जाएगी। ठीक है, और हर एक माइंड के कंपोनेंट्स की टर्मिनोलॉजी को समझाना अभी पॉसिबल नहीं है। जब मैं डिसऑर्डर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ माइंड पढ़ाऊंगा तब इसमें अच्छे से डील करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको केवल टर्मिनोलॉजी के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, जो कि सेकेंडरी सिम्टम्स में मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। चलें, फर्स्ट वन बात करें अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, schizophrenia is not a disorder, it is a syndrome mainly characterized by disturbance in BAT बोले तो behavior, thought और affect और thought। चलें, इसमें फर्स्ट वन पढ़ते हैं अपन साइकोमोटर एक्टिविटीज के डिसऑर्डर, और साइकोमोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर में फर्स्ट वन टर्म है जिसका नाम है कैटेलेप्सी। कैटेलेप्सी का मतलब होता है स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी बार बार रिपीट करना। नेक्स्ट वन मैनरिज्म।
मैनरिज्म का मतलब होता है स्टीरियोटाइप मोमेंट, किसी भी मोमेंट को बार 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 रिपीट करना। नेक्स्ट वन आता है वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन का मतलब होता है स्टीरियोटाइप स्पीच, किसी भी वर्ड्स को या फिर किसी भी सेंटेंस को बार 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 रिपीट करना। आपने मूवी में सुना होगा दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये डायलॉग गुलशन ग्रोवर बार 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 कहता है, तो वो है वर्बिग्रेशन। नेक्स्ट वन इकोलालिया, मतलब एग्जामिनर के द्वारा बोले गए वर्ड्स को दोहराना। नेक्स्ट वन इकोप्रेक्सिया, एग्जामिनर के द्वारा की गई एक्टिविटी को रिपीट करना। नेक्स्ट वन नेगेटिविटिज्म, एग्जामिनर के द्वारा दी गई कमांड का पेशेंट के द्वारा अपोज करना। ये हो गए साइकोमोटर एक्टिविटी की कुछ टर्म्स। नेक्स्ट वन बात करें अफेक्ट के डिसऑर्डर, और अफेक्ट के डिसऑर्डर मेनली 4 हैं इसमें सिजोफ्रेनिया में। फर्स्ट वन है ब्लंट अफेक्ट, इमोशन कुछ हद तक कम हो जाते हैं। फ्लैट अफेक्ट, इमोशन जीरो के करीब रहते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, जीरो के करीब रहते हैं लेकिन जीरो नहीं होते। एपैथी का मतलब होता है इमोशन का जीरो हो जाना। नेक्स्ट वन होता है लेबाइल अफेक्ट। लेबाइल अफेक्ट का मतलब होता है चेंजेबल अफेक्ट या फ्लक्चुएटिंग अफेक्ट। आपने किसी पेशेंट को कोई जोक सुनाया, उसका फर्स्ट टाइम में कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं आया और सेकेंड टाइम 5 मिनट बाद में वही जोक आपने दोबारा से सुनाया तो पेशेंट जोर जोर से हंस रहा है, ठीक है, तो उसका अफेक्ट कैसा हो गया, लेबल अफेक्ट हो गया है, चेंजेबल अफेक्ट हो गया या फिर फ्लक्चुएटिंग अफेक्ट हो गया है, ठीक है, या फ्लक्चुएटिंग अफेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन बात करें थॉट के डिसऑर्डर की। थॉट के डिसऑर्डर में मैं यहां पे पहले लिखता हूं सर्कमस्टेंशियलिटी। पर्सन को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका घुमा फिरा करके आंसर देता है, दैट इज सर्कमस्टेंशियलिटी। नेक्स्ट वन थॉट ब्लॉकिंग, पेशेंट के थॉट्स का अचानक से ब्लॉक हो जाना या अचानक से नहीं बता पाना, बताते बताते रुक जाना। नेक्स्ट वन है थॉट प्रिजर्वेशन, किसी एक थॉट का क्या हो जाना, प्रिजर्व हो जाना माइंड में, वही क्या है, थॉट प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट वन बात करें डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में है फर्स्ट वन आता है हेलुसिनेशन, wrong interpretation of any subject object, ठीक है, in the absence of actual stimuli। एक्चुअल स्टिमुलाई की absent में किसी भी चीज को wrongly इंटरप्रिटेट करना या wrongly उसकी पहचान करना, गलत पहचान करना। नेक्स्ट वन है इल्यूजन। इल्यूजन में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्जेक्ट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करता है इन द प्रेजेंट ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई में, इसमें हमेशा एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा लेकिन पर्सन रॉन्गली इंटरप्रिटेट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये हो गए परसेप्शन के डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन बात करें पेशेंट में हो जाएगी मेमोरी लॉस, पेशेंट में हो जाएगी इंसाइट एब्सेंट, उसकी समझ एकदम से एब्सेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन बात करें पर्सन की पुअर पर्सनल हाइजीन होगी, ठीक है, तो ये हो गए सेकेंडरी सिम्टम्स या फिर एसेसरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो कि मैंने एक डिसऑर्डर वाइज पर्टिकुलरली लिखा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अकॉर्डिंग टू द रिसेंट कंसेप्ट सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स। और सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स में मेनली फर्स्ट वन सिम्टम होता है पॉजिटिव सिम्टम्स और सेकंड वन सिम्टम्स आते हैं जिसका नाम है नेगेटिव सिम्टम्स। चलें, पॉजिटिव सिम्टम्स का सीधा सा मतलब होता है कि अगर पर्सन नॉर्मल से ज्यादा बिहेवियर करता है, अगर कोई भी सिजोफ्रेनिया का पेशेंट जो कि नॉर्मल से ज्यादा बिहेवियर करता है वो पॉजिटिव सिम्टम्स में रखे जाते हैं। तो इसमें है फर्स्ट वन हेलुसिनेशन, सेकेंड वन इल्यूजन, थर्ड वन सर्कमस्टेंशियलिटी,
नेक्स्ट वन अग्रेशन, नेक्स्ट वन वायलेंस, नेक्स्ट वन डेल्यूजन। तो ये हैं कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के। नेक्स्ट वन नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल से कम हो गया है, और नॉर्मल से कम फर्स्ट वन है एलोजिया, लेक ऑफ स्पीच। सेकेंड वन है ब्लंट अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, एपैथी और एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है लेक ऑफ मोटिवेशन। तो ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स जो कि सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट लेटेस्ट यही कंसेप्ट चल रहा है कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स के आधार पर देखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ड्रग की भी बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में मेनली ड्रग दी जाती है जो कि है ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक, ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। और अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स में हमेशा कौन सी दी जाती है, ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक पीओटी, और नेगेटिव सिम्टम्स में हमेशा अटाइपिकल एंटीसाइकोटिक दी जाती है, एंटीसाइकोटिक दी जाती है, जिसको इसको बोलेंगे एन, इसका रख दिया एन और अटाइपिकल का लिख दिया ए। मतलब नाम क्या हो गया अपने पास में, PTNA बोले तो पटना, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन बात करें। नेक्स्ट वन बात करें डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट वन करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, और हिस्ट्री कलेक्शन मेनली अपन करेंगे पेशेंट के रिलेटिव से। नेक्स्ट वन पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है साइकेट्रिक में, ठीक है, जिसके चलते पेशेंट का मेंटल स्टेटस देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करें, नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ठीक है। ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट अपन देते हैं जिसका नाम है ECT, बोले तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट वन बात करें साइकोफार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी। और साइकोफार्मेकोलॉजी में अपन देते हैं पेशेंट को एंटीसाइकोटिक, और एंटीसाइकोटिक एक तरह की डोपामिन ब्लॉकर होती है, ठीक है। और मेनली सिजोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल मैसिव हो जाता है, और इसी मैसिव लेवल को कम करने के लिए दी जाती है एंटीसाइकोटिक, और एंटीसाइकोटिक के रूप में दी जाती है ओलेंजेपिन और रेस्पेरिडोन, ठीक है। नेक्स्ट वन पेशेंट को दी जाती है एंटीकोलिनर्जिक, और एंटीकोलिनर्जिक के रूप में दी जाती है ट्राईहेक्सीफेनिडिल, एंटीकोलिनर्जिक के रूप में दी जाती है ट्राईहेक्सीफेनिडिल। नेक्स्ट वन बात करें, पेशेंट को एंटी एंजाइटिक के रूप में दी जाती है लोराजिपाम, और लोराजिपाम एक तरह की सेडेटिव है और एंटी एंजाइटिक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका साइकोफार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट वन बात करें साइकोथेरेपी। वैसे तो इसमें साइकोथेरेपी नॉट इफेक्टिव होती है, क्योंकि पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होता, मोटिवेटेड नहीं होता। फिर भी इसमें कुछ प्रकार की साइकोथेरेपी दी जाती है। फर्स्ट वन है सरफेस साइकोथेरेपी, सरफेस साइकोथेरेपी। नेक्स्ट वन है कंडीशनल प्रोसीडर। नेक्स्ट वन है फैमिली थेरेपी। नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और नेक्स्ट वन है मिल्यू थेरेपी, मिल्यू थेरेपी। चले, तो ये साइकोथेरेपी में कुछ थेरेपी दी जाती है।
ठीक है। और ऑब्वियसली पेशेंट, साइकोटिक पेशेंट में किसी भी प्रकार की साइकोथेरेपी इफेक्टिव नहीं होती है, फिर भी अपन कुछ साइकोथेरेपी दी जाती है। चले, ये हो गई पर्टिकुलर सिजोफ्रेनिया की बात, ठीक है। हमने डिजीज को पढ़ लिया है। अब इन चारों एमसीक्यूज को आप घोर करके देखें कि अपन ने जो पढ़ा है इनमें से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज अ कॉमन साइन ऑफ विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टाइप के सिजोफ्रेनिया में कॉमन साइन होता है? तो फर्स्ट वन बात करें सिंपल सिजोफ्रेनिया की थी। तो सिंपल सिजोफ्रेनिया में अपन ने पढ़ा था कि पेशेंट का जो बिहेवियर है कुछ विड्रॉवल हो जाता है, पेशेंट अलग थलग सा फील करता है, पेशेंट सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इसका सिंपल सिजोफ्रेनिया का साइन नहीं है। नेक्स्ट वन बात करें हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में पर्सन का बिहेवियर कुछ सिली टाइप का हो जाता है, चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है और रिग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, इसी को बोला जाता है डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया। तो इसमें भी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कॉमन साइन नहीं है। नेक्स्ट वन बात करें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में मेनली पर्सन का जो बिहेवियर है कुछ पर्सिक्यूटरी टाइप का हो जाता है। अपन ने पढ़ा था कि पर्सन किसी के ऊपर शक करने लगता है, अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर और अनदर पर्सन के ऊपर भी शक करने लगता है। तो ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का भी नहीं है। नेक्स्ट वन अपन बात करें कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, और इसका आंसर यही होगा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में पर्सन अगर एक ही पोजीशन को धारण किया हुआ है तो एक ही पोजीशन को धारण करता है। अपन मान करके चलें कि अगर जस्ट कोने में पर्सन बैठा है तो वो म्यूट एंड मोशनलेस रहेगा। कैटाटोनिक स्टूपर की बात कर रहे हैं जो अपन ने पढ़ लिया था। तो इसमें वहीं पर यूरिनेट कर देता है, वहीं पर डेफिकेट कर देता है, कुछ अपने बात का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। तो इसका आंसर मेनली क्या होता है? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन बात करें हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिप्रेस्ड मूड एंड मैनिक बिहेवियर। ये मेनली कुछ क्लासिकल सिम्टम है जो किस टाइप की डिजीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इंड्यूस्ड डेल्यूजनल डिसऑर्डर, कुछ डेल्यूजन को मेनली इंड्यूस्ड करवाया जाता है दूसरे के द्वारा। तो ये मेनली इस डिसऑर्डर में मेनली ये हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन बात करें परसिस्टेंट डेल्यूजनल डिसऑर्डर, मतलब डेल्यूजन जो है मेनली बहुत लंबे समय तक अगर डेल्यूजन बना हुआ है तो ये सिम्टम देखने को मिलता है जो कि सरासर गलत है। नेक्स्ट वन बात करें एक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर है। ये जो एटीपीडी होता है ये मेनली सिजोफ्रेनिया होने के जस्ट पहले की अवस्था है। अगर ये एटीपीडी हो रहा है कहीं पर, अगर रिसिप्ट, पेशेंट की रिसिप्ट में अगर लिखा हुआ है एटीपीडी, तो अपन सीधा सा मतलब मान करके चलना है कि आगे भविष्य में पेशेंट को कौन सी बीमारी होने वाली है? सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया के जस्ट पहले की फेज कौन सी होती है? एक्यूट ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। तो इसमें भी नहीं, इसमें भी ये सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करें सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजो मतलब सिजोफ्रेनिया भी है उसको, अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशनल डिसऑर्डर या अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्टिव डिसऑर्डर में दो डिसऑर्डर आते हैं जिसका नाम है मेनिया एंड डिप्रेशन। अच्छा, मेनिया एंड डिप्रेशन भी है। चले, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग ये सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम में दिखाई देते हैं। तो मेनली सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम में दिखाई देते हैं। तो एक तो वर्ड आ गया अपने सीजो मतलब सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट वन बात करें अफेक्टिव डिसऑर्डर, और अफेक्टिव डिसऑर्डर में आते हैं डिप्रेस्ड मूड एंड मैनिक बिहेवियर, जो कि मूड डिसऑर्डर में आते हैं, और मूड डिसऑर्डर को अपन कहते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो अपन इसे पूरा वर्ड पढ़े तो ये होता है सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, और मेनली इसका आंसर यही होगा सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें सिजोफ्रेनिया के भी सिम्टम आ रहे हैं और मूड डिसऑर्डर के भी सिम्टम आ रहे हैं। नेक्स्ट वन बात करें ब्लूरर 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब अपन ने पढ़ा था कि ब्लूरर के 4A सिम्टम में आते हैं। फर्स्ट वन आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, सेकंड वन आता है एम्बिवेलेंस, थर्ड वन आता है अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, और फोर्थ वन आता है एसोसिएटिव लूजनेस। तो अपन ये 4A सिम्टम पढ़ चुके हैं। चले, इसमें से आपको कौन सा सिम्टम नहीं अब इनअप्रोप्रिएट लगता है? तो फर्स्ट वन बात करें अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, होता ही है इसमें, बिल्कुल अफेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन बात करें एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस भी होता है इसमें। नेक्स्ट वन बात करें ऑटिस्टिक थिंकिंग, बिल्कुल होती है सर ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट वन बात करें ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज अ मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। ऑडिटरी हेलुसिनेशन एक कॉमन सिम्टम है चले, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन टाइप का हेलुसिनेशन होता है किसमें? सिजोफ्रेनिया में।
ठीक है, लेकिन सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम में इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वन बात करें, अकॉर्डिंग टू DSM-4 के अनुसार पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड, कौन कौन से पॉजिटिव सिम्टम हैं? फर्स्ट वन बात करें हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, फ्लैट अफेक्ट और बिजारे बिहेवियर। पहला बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है A, B और C। बोले तो हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और फ्लैट अफेक्ट होगा क्या? अपन ने पढ़ा है कि हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, सर्कमस्टेंशियलिटी, ट्रेगेंसिलिटी, अग्रेसिव बिहेवियर, वायलेंस, बिजारे बिहेवियर, ये सारा कुछ किस में आता है? ये सारा कुछ आता है पॉजिटिव सिम्टम में। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जब पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उस प्रकार के सिम्टम्स जो आते हैं वो होते हैं पॉजिटिव सिम्टम। जब नॉर्मल बिहेवियर से कम हो जाता है, जैसे अफेक्ट के डिसऑर्डर लाइक फ्लैट अफेक्ट, लेबाइल अफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट, एपैथी, अवोइलेशन, ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्टम में मेनली पर्सन का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। ठीक है, तो अपन मान करके चलें हेलुसिनेशन होता है सर पॉजिटिव सिम्टम, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट वन बात करें डेल्यूजन, अपन ने पढ़ा था बिल्कुल होता है। नेक्स्ट वन बात करें बिजारे बिहेवियर, बिल्कुल होता है। नहीं होता है तो कौन सा? फ्लैट अफेक्ट नहीं होता है। तो A, B पहले ऑप्शन में है A, B और C गलत। दूसरे ऑप्शन में B, C और D गलत। तीसरे ऑप्शन में A, C और D, C नहीं आना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन की बात करें जिसमें है A, B, D जो कि है करेक्ट आंसर, ये तीनों के तीनों क्या है? गलत आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अपन ने डिसीज के साथ में डील कर लिए हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।